हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के भूगोल विषय के अंतर्गत आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। हमने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ हानि के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकारों के बारे में जाना। पिछली वीडियो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार से भी संबंधित थी, जिसमें हमने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक का अध्ययन किया। द्विपार्श्विक अर्थात एक ऐसा व्यापार जो दो देशों के मध्य हो, जबकि बहुपार्श्विक एक ऐसा व्यापार जो एक समय में दो से अधिक देशों के मध्य किया जाए। इसी चर्चा में जब हम आगे चल रहे थे तो हमने एक अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संस्था गैट और WTO के बारे में जानकारी हासिल की थी। गैट अर्थात जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये इसका पूरा नाम था, जो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ अर्थात व्यापार और सीमा शुल्क पर एक सामान्य समझौता था। 1948 में इसे लागू किया गया था। यह टेम्परेरी था अर्थात अस्थायी था। समय बीता और समय बीतने के साथ साथ यह आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि इस अस्थायी संस्था के स्थान पर कोई स्थायी संस्था होनी चाहिए। परिणामतः 1995 में विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO का गठन कर दिया गया और तब से लेकर यह संस्था आज तक विश्व के विभिन्न देशों के मध्य हो रहे व्यापार को बढ़ावा देने, उनके लिए नियमों को निर्मित करने और यह देखने कि कोई देश किसी दूसरे देश के व्यापारिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है, का कार्य कर रही है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में लगभग 164 देश हैं जो इसके सदस्य राष्ट्रों में शामिल हैं। आइए इसी क्रम में हम अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं। यह अगला टॉपिक हमारा व्यापार से भी संबंधित है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत एक अतिरिक्त टॉपिक व्यापार संतुलन। संतुलन शब्द सुनकर ही हमारे मन में यह एहसास हो जाता है कि दो चीजों के मध्य सामंजस्य स्थापित हो रहा है, संतुलन है, तालमेल स्थापित है, यानी कोई ज्यादा नहीं तो कोई कम नहीं, बैलेंस इसको कह सकते हैं।
कि हर चीज अपनी जगह पर बैलेंस है, संतुलित है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम वाली स्थिति नहीं है। तो यहां भी कुछ ऐसा ही आता है, व्यापार संतुलन। जब किसी देश का आयात और निर्यात दोनों बराबर हो तो ऐसी स्थिति व्यापार संतुलन कहलाती है। जब किसी देश का आयात और निर्यात दोनों बराबर हो। पहली चीज तो हम देखते हैं आयात का आशय क्या है और निर्यात का आशय क्या होता है। जब किसी दूसरे देश से वस्तुएं मंगाई जाती हैं तो यह आयात हुआ। किसी दूसरे देश से वस्तुओं को मंगवाना आयात कहलाता है, जबकि अपने देश से किसी दूसरे देश में वस्तु को भेजना या उसका विक्रय करना यह निर्यात कहलाता है। यह ध्यान रखें, एक देश का आयात होगा तो वह दूसरे देश का निर्यात अवश्य बनेगा, और यदि किसी दूसरे देश का निर्यात हो रहा है तो वह किसी अन्य देश का आयात बनेगा। अर्थात ये दोनों स्थितियां साथ में चलती हैं। लेकिन जब आयात और निर्यात दोनों इक्वल हो, बराबर की स्थिति में हो, तो यह व्यापार संतुलन कहलाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए भारत ने सन 2019 के अंतर्गत 530 लाख रुपए का आयात किया। अर्थात दूसरे देशों से वस्तु मंगवाई है वो इतने की मंगवाई है। ये कोई वास्तविक आंकड़े नहीं है, कहीं आप ये सोचें कि वास्तव में भारत ने 2019 में इतने लाख रुपए का आयात किया, नहीं। ये सभी आंकड़े काल्पनिक हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो सन 2019 में सपोज कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि भारत ने 530 लाख रुपए का आयात किया, तो वहीं 2019 में भारत ने 530 लाख रुपए का निर्यात कर दिया। अर्थात जितने का आयात किया उतने का ही निर्यात, ना कोई लाभ ना कोई हानि। अर्थात क्रय और विक्रय दोनों स्थिति बराबर रही। हमने माल खरीद भी लिया, हमने माल बेच भी दिया, ना हमारे पास कुछ बचा और ना हमारा कुछ खर्च हुआ। तो ऐसी स्थिति जो कहलाती है वो व्यापार संतुलन कहलाती है। तो ध्यान रखें, परिभाषा के रूप में क्या है इसकी परिभाषा कि जब किसी देश का आयात व निर्यात दोनों बराबर हो तो ऐसी स्थिति व्यापार संतुलन कहलाती है। अर्थात जब किसी देश का आयात और निर्यात दोनों बराबर है तो ऐसी स्थिति व्यापार संतुलन कहलाती है। बहुत विस्तार से ले रहे हैं, हम आगे आते हैं। व्यापार संतुलन दो प्रकार का होता है।
व्यापार संतुलन के प्रकार। व्यापार संतुलन दो प्रकार का होता है, जिसमें नंबर 1 आते हैं धनात्मक व्यापार संतुलन, तो वहीं दूसरा आता है ऋणात्मक व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन दो प्रकार का, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। क्या है धनात्मक, जरा इसको जाने। जब किसी देश का निर्यात, समझना, जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति धनात्मक व्यापार संतुलन कहलाती है। जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति धनात्मक व्यापार संतुलन कहलाती है। अर्थात बेच हम ज्यादा रहे हैं और क्रय हम कम कर रहे हैं। जब बेचेंगे अधिक तो बदले में क्या मिलेगी, हमें पूंजी मिलेगी। खरीदेंगे कम तो हमें पूंजी कम देनी पड़ रही है। तो ऐसे में देश को आय प्राप्त होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, विदेशी पूंजी की वृद्धि होती है। तो ऐसा व्यापार धनात्मक व्यापार संतुलन कहलाता है। इस तरह समझ सकते हैं, आयात और निर्यात। वही बात करें भारत की, कि भारत ने 2019 में आयात किया 530 लाख रुपए का, वही पहले वाले, लेकिन निर्यात किया है 580 लाख रुपए का। यानी निर्यात अधिक किया है और आयात कम किया है। तो 580 में से 530 माइनस करते हैं, बचता है 50 लाख। ये है लाभ की स्थिति, धनात्मक स्थिति। अर्थात भारत को जो वस्तु खरीदनी थी वो वस्तु खरीद ली, जो बेचनी थी वो बेच दी। अब जो शेष लाभ रहा वो ये लग रहा है। तो जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति धनात्मक व्यापार संतुलन कहलाती है। लिख देता हूं, जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति धनात्मक व्यापार संतुलन क्लियर हो गया। वही बात करें दूसरा ऋणात्मक व्यापार संतुलन। ऋणात्मक व्यापार संतुलन इससे ठीक उल्टा है, और नाम के अनुसार ही आप समझ पा रहे होंगे कि ऋणात्मक मतलब कुछ घाटे की स्थिति है। जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहलाती है। ऋणात्मक व्यापार
संतुलन। यानी कहने का आशय कि जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाए, यहां ऊपर वाली स्थिति में तो निर्यात अधिक है, लेकिन इस स्थिति में आयात अधिक होगा, तो ऐसी स्थिति में घाटे की स्थिति उत्पन्न होती है और यह ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहलाता है। यहां इसको उल्टा समझ लेते हैं, वही उसी स्थिति से आयात और निर्यात, वही भारत ने आयात निर्यात किया है, आंकड़े 2019 की मान सकते हैं अपन, आयात हुआ है वही 530 लाख रुपए का और निर्यात हो गया है 490 लाख रुपए का। तो 530 में से 490 घटाते हैं तो बचता है 40 लाख रुपए, यानी भारत को 40 लाख रुपए और देने पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहां लाभ की स्थिति नहीं बनती, अपितु यहां हानि की स्थिति बनती है। अर्थात कहने का आशय कि जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाए, तो ऐसी स्थिति ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहलाती है। यानी जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहलाती है। क्लियर हो गए ये तीनों टॉपिक? उम्मीद करता हूं व्यापार संतुलन दो प्रकार का, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। व्यापार संतुलन के बाद अगर देखा जाए कुछ चीजों को, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो मुख्यतः डिपेंड होता है, निर्भर करता है, वो व्यापारिक पक्षों पर निर्भर करता है। व्यापारिक पक्ष जिसमें व्यापार संयोजन, व्यापार की दिशा आदि के बारे में जानकारी हासिल होती है। अर्थात ये देखा जाता है कि एक व्यापार विकसित राष्ट्रों से अविकसित या विकासशील राष्ट्रों में हो रहा है या विकासशील राष्ट्रों से विकसित राष्ट्रों की तरफ व्यापार किया जा रहा है। वहीं साथ के साथ इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो किया जा रहा है, इस व्यापार से अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक विकसित हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि जैसा हमने पिछली वीडियो में एक बार देखा था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की एक हानि पड़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि देश का एकांगी विकास होता है। एक पहलू, एक पक्ष विकसित होता चला जाता है और दूसरे पक्षों की अवहेलना होती है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के समय ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों की ही विकास करें। अर्थात सिर्फ एक तरफा विकास ना हो कि हमने तृतीय क्षेत्र को ही विकसित कर लिया या द्वितीय को या कह सकते हैं प्राथमिक को। अगर व्यापार हो रहा है तो आवश्यकता है व्यापार तीनों पक्षों को मजबूती प्रदान करे।
क्योंकि अगर देश का कोई एक पक्ष, अर्थव्यवस्था का कोई एक पक्ष विकसित हुआ है और अदर विकसित नहीं हो पाए तो कहीं ना कहीं देश की आर्थिक स्थिति चरमराने लगती है, बिगड़ती है। तो आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का विकास हो और व्यापार सिर्फ एक दिशा में ही ना हो कि सिर्फ विकसित देशों की तरफ ही व्यापार किया जाए, अपितु उन देशों का भी ध्यान रखा जाए जो या तो विकासशील हैं या अविकसित हैं। क्योंकि सोचिए और समझिए, अगर प्रत्येक देश विकसित देश की तरफ ही विकास करेगा या व्यापार करेगा तो विकासशील या अविकसित देश पिछड़ते चले जाएंगे। वो पहले से ही पिछड़े हैं, वो और पिछड़ जाएंगे। आवश्यकता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रत्येक पक्ष को लेकर चले, प्रत्येक दिशा में हो और अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करे। आज के लिए इतना ही काफी है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित अन्य बातों की चर्चा आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपकी अपनी ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेस। धन्यवाद।